आप सिख क्यों बन गए? आप हिंदू जाट से सिख क्यों बन गए? अब आपको इस बात का पश्चाताप हो रहा है कि आपने इस मुहिम में क्यों हिस्सा लिया, ये सारा कुछ देखते हुए? अब तो मेरे को भाई साहब पश्चाताप तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयंत चौधरी ने कहीं कहा, उन्होंने कहा मैं जाट हुई नहीं जी, ठीक है ना जी, मैं जाट को मानता ही नहीं हूँ। कैप्टन अभिमन्यु ने किसी स्टेज के ऊपर कहा जी मैं जाट को आगे मानता हूँ जी, पार्टी को बाद में मानता हूँ। भाई मैं इस चीज का नहीं, ऐसा उसने कहा था हरभजन सिंह चौटाला ने, उसको क्या खांड दे दी, खांड रोटी दे दी? खांड किसको मिलेगी? संस्था की जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें लोगों ने उस टाइम 500 रुपए दिए थे, उनके नाम के पत्थर लगे थे, वो महारानी किशोरी के जो वो था ना, क्या नाम है, कैंटीन, उसके अंदर वो पत्थर जो है उनके सिलबट्टे बनाए जा रहे थे। मैं गया, मैंने 80 पत्थरों के जो है फोटो खिंचवाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने योगदान दिया था उस टाइम जाट स्कूल को बनवाने के लिए, उनके पत्थर जो है वो महारानी किशोरी के कैंटीन के अंदर सिलबट्टे बना रहे हैं उन पत्थरों के ऊपर। तो एक स्कूल नहीं चला पाई, एक संस्था नहीं चला पाई। जबकि आप दूसरी तरफ देखो कि जो सिख कम्युनिटी है, जो जट सिख हैं, उन्होंने 150 देशों के अंदर गुरुद्वारे खड़े कर दिए, 150 देशों के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए। तो मैंने इनको ये भी रिक्वेस्ट की, मगा जी आपके बस का नहीं है ये संस्थाएं चलाना, आप तो एक संस्था नहीं चला पाए। जहां सिखों ने 150 कंट्रीज के अंदर जो है वो गुरुद्वारों की संस्थाएं खड़ी कर दी, 150 कंट्रीज के अंदर सेवाएं चल रही हैं जिस सिखों की, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, कॉलेजेस भी चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी चल रही हैं। तो आप इसके अंदर थोड़े जट सिखों को भी शामिल करो, जिससे आपको ये शऊर आए, ये सलीका आए कि संस्थाएं कैसे खड़ी की जाती हैं। वो ट्रेनिंग है हमारे पास, सिखों के पास वो ट्रेनिंग है। गुरु नानक देव जी का 550 साल का वो ट्रेनिंग का तजर्बा है सिखों के पास। इन्होंने कहा ये अब भाई साहब सिखों को तो तब शामिल करें जब ये किसी पढ़े लिखे आदमी को ही शामिल करें। जो शहीद थे परिवार, उनमें से कोई है शामिल? नहीं, कोई भी नहीं है भाई साहब शामिल। कितने बच्चे शहीद हुए थे टोटल? 19-20 जितने भी हमारे भाई शहीद हुए, तो उनमें से उनके परिवारों में से एक भी नहीं है। और जो तो लोग भरोसा कैसे करेंगे संस्था पर? नहीं कर कहाँ रहे हैं भाई साहब, इसीलिए तो ये बिल्डिंगें रह जाएंगी। अच्छा फिर ये मैं यशपाल, अच्छा जो पैसा था आप लोगों के पास, उस पैसे में से आपकी कोई वकीलों की फीस वगैरह दी? भाई साहब एस के नरवाना मैंने वकील किया था, जो राम रहीम का भी वकील था, क्योंकि राम रहीम भी 2017 में जेल में आया था। जो इनिशियली संत रामपाल जी महाराज का भी वकील था, तो वो मैंने वकील किया था। और लगभग उस टाइम 2 केसों की जमानत की 4.5 लाख रुपए के लगभग उसने फीस ली थी। वो भी जमानत मेरी नहीं करवा पाया। तो मतलब हमने तो अपने मुकदमे में जो वकील थे खुद खड़े किए। कुछ जैसे जितेंद्र हुड्डा जी एडवोकेट हैं, तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि भाई मैं केसेस को फ्री में लड़ूंगा। उन्होंने भी काफी मदद जो है की। ठीक है जी। कौन है जितेंद्र? रोहतक में एडवोकेट है जी, प्रदीप मलिक हैं रोहतक में एडवोकेट। उन्होंने भी जो है मुकदमे में जो है कुछ हमारी मदद की, अच्छी मदद की है सर। तो एक रोहतक में वकीलों में जितेंद्र हुड्डा जी ने तो हमारी मदद की है जी, लेकिन वो मुकदमे तो हमारे अपने, बाकी हमने मुकदमे अपने दम पे लड़े हैं। कमेटी की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। मैंने इसका नौदा जी को कहा भी था। तो ये पैसा इकट्ठा किस चीज के लिए होता है? इसी बात के लिए तो इकट्ठा हुआ था भाई, जो शहीद हैं उनकी मदद करेंगे, जिन बच्चों पर मुकदमे चल रहे हैं उनकी मदद करेंगे, जो बच्चे जेलों में हैं उनकी मदद करेंगे। पैसे का तो उद्देश्य तो यही था, इकट्ठा करने का। भाई साहब पैसे का उद्देश्य तो यही था, लेकिन हमारे तक पैसा ना पहुंचे ये भी एक एजेंडा ही है। जैसे आपने कहा ना भाई कैप्टन अभिमन्यु की, आप लोगों की जो मदद नहीं हुई, पैसा आप तक ना पहुंचे, इसमें अशोक बल्लारा कितना रोल मानते हैं आप? देखो जी, अशोक बल्लारा का भी रोल है इसमें, यशपाल मलिक का भी रोल है। यशपाल मलिक का भी रोल है। उसकी वजह है क्योंकि देखो जी, विकारियस लायबिलिटी होता है कानून में। विकारियस लायबिलिटी का मतलब यह है कि आप केवल ड्राइवर को ही नहीं दोषी ठहरा सकते, उस गाड़ी का जो मालिक है ना वो भी दोषी होगा। तो ये जो विकारियस लायबिलिटी है उसमें लीडरशिप के ऊपर भी, लीडरशिप से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई अशोक बल्लारा की तो गलती है वो, लेकिन लेफ्टिनेंट तो आपका ही बनाया हुआ था वो तो। और इसमें लेकिन 4.25 साल तक, और जो मौजूदा कमेटी है, मौजूदा कमेटी भी भाई साहब, मौजूदा कमेटी के पास हम गए थे 1.5 साल पहले, आप बता रहे हो। उसमें हमने ये कहा मखा जी, जो पैसा है जो हर हफ्ते जो जाती है टेम्पू ट्रेवलर, 1 या 2 टेम्पू ट्रेवलर जो पंचकुला जाती है, वो पैसा खापों के पास भी कम पड़ गया है। तो हम आपसे मदद मांगने नहीं आए, क्योंकि हमने जब मुकदमा आज तक 10 साल तक अपने दम पर लड़ा है, तो हम आपसे कोई मदद मांगने नहीं आ रहे। लेकिन आपका अपना नैतिक दायित्व तो बनता है, आपकी अपनी आत्मा, आपकी अपना जमीर जो है ना, वो इस बात की खुद ही गवाही देना चाहिए कि भाई हमको इनकी इस मुकदमे में पैरवी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
लेकिन कनौदा और जो है ना, इन्होंने भाई साहब इनका भी वही एटीट्यूड है। अब आपको इस बात का पश्चाताप हो रहा है कि आपने इस मुहिम में क्यों हिस्सा लिया, ये सारा कुछ देखते हुए? अब तो मेरे को भाई साहब पश्चाताप तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, सरदार अमृतपाल सिंह खालसा, और वो इस टाइम अमृतसर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, सांसद है वो। सांसद है। भाई अमृतपाल सिंह जी ने जो है 9 महीने के लगभग जेल काटी होगी। उनको सिख कौम ने जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। प्रज्ञा ठाकुर जो किसी बम विस्फोट के केस में बनती है, वो ब्राह्मणी लेकिन लिखती है ठाकुर। वो प्रज्ञा ठाकुर जो है ना, उसको जो है उसके समाज के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। राशिद इंजीनियर जो श्रीनगर से, जिसने फारूक अब्दुल्ला के लड़के को एमपी के इलेक्शन में हराया, वो जेल से सांसद बना। अमृतपाल भी जेल से सांसद बना, सबसे ज्यादा वोटों से जीता है जी पूरे पंजाब के अंदर, निर्दलीय जीता है। चंद्रशेखर आजाद जो इस टाइम नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उन्होंने भी जेल काटी। वो भी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं जी, भाई हैं मेरे। उनको भी जो है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने एक बैक देकर उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। माने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी भी जागरूक है कि वो भी अपने आदमी को जो है संसद में पहुंचा रही है। मुस्लिम भी जागरूक हैं, वो भी अपने आदमी को, अपने बंदे को जो है संसद में पहुंचा रहे हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी भी जागरूक है, सिख कम्युनिटी भी जागरूक है, और जो जाट कम्युनिटी है ना। अब मैं बीच में इसमें एक और जोड़ लूँ। हाँ जी। और हमारी कम्युनिटी हमारे वित्त मंत्री की कोठी फूक रही है। देखो जी, हमारी कम्युनिटी जो है, तो वो आप अल्टीमेटली घूमकर हम वहीं आ गए ना, अल्टीमेटली हम वहीं आ गए। वो कम्युनिटियां अपने कौम के जो रहबरे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगी करें, उनको वो कहाँ भेज रहे हैं? वहां पर। और हमारे लोग पहले से गए हुए हैं, हम उनकी कोठियां फूक रहे हैं। कोठियां फूकने से कौन सा आरक्षण हासिल हो रहा था? कोठियां फूकने से कौन सा समाज मजबूत हो रहा था? और वो भी कौन तबका? पढ़ा लिखा तबका, यूनिवर्सिटी के बच्चे। कौन? किसी ने तो उनके ब्रेन में ये चीजें डाली है ना, कोई तो एजेंडा होगा ना मनोज भाई। अच्छा देखो, ये हमारे अच्छे एग्जांपल आपने दिए। हमारी कम्युनिटी में ये है, वो जो आपने बात कही ना बीच में, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा जी। हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है? हमारी कम्युनिटी हमारे से ये पूछ रही है कि भाई थारे मुकदमे आज तक खत्म नहीं हुए। मतलब हमारी कम्युनिटी, ये ठीक है, ये मैं हमारी कम्युनिटी हमारे से ये मैं आपको ये कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, ये मैं आवाज उठाऊंगा। मतलब आप लोगों का अगर समझौता हो गया, या तो समझौता होना नहीं चाहिए था, चलता रहे मुकदमा। अगर समझौता हो गया तो फिर वो प्रॉपर समझौता होना चाहिए था। ये मेरे समझ में नहीं आई। मेरे को तो आज पता लगा इस बात का, सच बता रहा हूँ मैं पॉडकास्ट में, मेरे को आज पता लगा इस बात का कि ये मुकदमा मतलब समझौता हो लिया और अभी तक भी सारी चीजें। अच्छा देखो जी, आपने कहा जी हमारी कम्युनिटी अपने ही आदमी का कोठी फूक रही है। देखो, अपना ही आदमी हो या अपना आदमी ना भी हो, कोठी तो किसी की नहीं फूकनी चाहिए। मतलब अपने आदमी का सवाल नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात है। उस वक्त जो कैप्टन अभिमन्यु थे वो बीजेपी के मंत्री थे। वो बीजेपी के मंत्री थे जी। गुस्सा बीजेपी को लेकर था ना? हाँ जी, हाँ जी। और जो महिपाल डांडा जी हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? वो भी बीजेपी से हैं जी। उनका तो वहां पत्थर लग रहा है। और जिस वक्त ये प्रतिमा का अनावरण हुआ या फाउंडेशन का हुआ था, क्या हुआ था आपको ज्यादा पता होगा, उस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी में थे? तो वो भी बीजेपी में थे जी। तो फिर उन दोनों का तो वहां स्वागत हो रहा है। वो तो जी उनका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो जाट सेवा संघ जो है। जाट सेवा संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां से निकला है? देखो जी, जाट सेवा संघ इसी आंदोलन से निकला है। देखो जी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति से निकला है। इसका बेटा है वो, JSS माँ है जाट आरक्षण संघर्ष समिति, उसकी माँ है, मदर है जी, होगी, मानो आप ये बात है। और वो उसका बेटा है। और वो जो फंड गया वो यहीं से गया, उसके पास भी जो शुरुआती फंड गया, अब तो चलो उन्होंने बाद में इकट्ठा किया हुआ, जो शुरुआती फंड गया है जाट सेवा संघ में, वो माँ के पास से गया, बेटे के पास गया है। और फिर वहां पर स्वागत हो रहा है। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्वागत क्यों होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी का नेता किसी भी पार्टी में है, हमें अपने नेता की पैरवी करनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, मतलब बीजेपी को तो यूं मान लिया कि जैसे पाकिस्तान की पार्टी है ही पाकिस्तान की, और फिर कांग्रेस भी पाकिस्तान की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्क क्यों किया गया? देखो जी, हमने तो कोई फर्क नहीं किया। हमारे लिए तो ऐसी कांग्रेस है, ऐसी बीजेपी है मेरे लिए। ठीक है जी। मैं ये मानता हूं जी कि देखो, एक जाट ने एक कपड़े की दुकान खोली, उसके अड़ोस पड़ोस में 2 ठठेरों की दुकान थी। ठठेरा किसी जाति से ना ले हम,
एक व्यवसाय से ले लें। और जो जाट ने जो कपड़े की दुकान खोली, दो ठठेरों की दुकान थी, दोनों ठग ठग रखते। तो जाट जो है एक ठठेरे के पास गया, उसने कहा जी कि आप जो है ना इस दुकान को बदल लो। उस ठठेरे ने कहा जी दुकान बदल लूंगा, मैं 1 लाख रुपए दे दोगे। वो ठग ठग रखते, जाट का सामान बिके नहीं। तो उसने जाट ने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। और जाट जमींदार दूसरे ठठेरे के पास भी गया। उस ठठेरे ने कहा जी मैं 1 तारीख को दुकान बदल लूंगा। दूसरे ठठेरे के पास गया, उसको कहा भाई तू भी दुकान बदल ले। उस ठठेरे ने तो कहा 1 तारीख को मैं दुकान बदल लूंगा। बोला जी 1 तारीख को मैं भी दुकान बदल लूंगा, मेरे को भी कुछ दे दो। उसने उसको भी 1 लाख रुपया दे दिया। 1 तारीख आई, ये ठठेरा तो जी इस दुकान में बैठा हुआ मिला, और उल्टे हाथ वाला जो ठठेरा था वो सुलटे हाथ वाले ठठेरे की दुकान में बैठा हुआ मिला। एक्सचेंज कर लिया। उस जाट ने कहा कि भाई तुमने जो है ना दुकान बदलने की कही थी। तो ठठेरों ने कहा जी दुकान हमने बदल ली है। कांग्रेस और बीजेपी सर छोटू राम कि अगर हम देशना से चलें, सर छोटू राम की समझ से चलें, तो दोनों शहरी वर्गों की पार्टियां जी, दोनों जो है दुकान बदलते रहते हैं, किसान कौम को जो है वो पागल बनाते रहते हैं। तो फिर पार्टी आप एक चीज देखो ना, कांग्रेस राज में जो है सारी जाटों की जो जमीन थी ये सारी ना रिलायंस को दे दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है। जहां कॉर्पोरेट का हित करना हो, जहां टाटा बिरला अंबानी अडानी का हित करना हो, दोनों जो है एक ही पाड़े में खड़े हैं। आज राहुल गांधी जी जो है ना वो नारेबाजी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का जहां मसला है, पार्लियामेंट को क्यों नहीं जाम कर रहे वो? भाई केवल बातों से थोड़ा ना मतलब सरता है। ये ईवीएम लाया कौन था भाई? ईवीएम जो भी लाया हो, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ठठेरे हैं, ठीक है ना जी। दोनों ही शहरी वर्ग की पार्टियां हैं, जमींदारों का खून चूसने वाली पार्टियां हैं। दोनों ही सर छोटू राम। लाया जाए? देखो जी, नया चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है, और न साथ देंगे ये दम तोड़ते दीपक। अब तो कोई सर छोटू राम जी की जो एक्चुअल जो आइडियोलॉजी है ना, यूनियनिस्ट पार्टी, वो आइडियोलॉजी उठे जी। वो आइडियोलॉजी उठे और उस आइडियोलॉजी के आधार पर काम हो। नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी दोबारा खड़ी हो और दोबारा से कराओ रजिस्टर्ड उसको। वो तो होगा जी, जो महाराज जी जो चाहेंगे जी, वो तो हुक्म जो परमात्मा को होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ना तो कांग्रेसी हैं ना हम भाजपाई हैं, और मैं ये मानता हूं। लेकिन आज जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है और प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंज जो आज इंडियन सोसाइटी के सामने है, वो बीजेपी का है। क्योंकि बीजेपी आज तानाशाही के जो है उसके ऊपर आ चुकी है। तो सर छोटू राम यहाँ रोहतक से बिरला गुजरा था। ये रोहतक से जो बिरला गुजरा, बिरला ने सर छोटू राम को लेटर लिखा, जी मैं 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ आपकी जाट संस्था को। सर छोटू राम ने कहा कि भाई ये संस्था हमने खून पसीने की कमाई से खड़ी की है, हम किसी बनिए का, मतलब किसी व्यापारी का, किसी साहूकार का 1 रुपया लेके इस संस्था की जड़ों को कमजोर नहीं करेंगे। और ये जो है उसकी जो बीजेपी है, जो जाट के खिलाफ है, जिसकी मेंटलिटी आरएसएस की मेंटलिटी। क्योंकि आप भाई साहब मियां सर फजले हुसैन साहब को पढ़ो, जो सर छोटू राम के साथ। अब मैं बीच में एक सवाल ले लो आप। बीजेपी जो है वो एंटी जाट पार्टी है, तो बीजेपी में जो होगा वो अपने आप को जाट कह देगा। अब जयंत चौधरी जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया, मान लो एक तरीके से उनका, जयंत चौधरी ने कहीं कहा, उन्होंने कहा मैं जाट हुई नहीं जी, ठीक है ना जी, मैं जाट को मानता ही नहीं हूं। कैप्टन अभिमन्यु ने किसी स्टेज के ऊपर कहा जी मैं जाट को आगे मानता हूं जी, पार्टी को बाद में मानता हूं। भाई मैं इस चीज का, ऐसा उसने कहा था सिंह चौटाला ने, उसको क्या खांड दे दी? खांड रोटी दे दी? खांड किसको मिलेगी भाई साहब? खांड की लड़ाई खांड की नहीं है। नहीं, फिर ऐसा लड़ाई ने कहा था, तो खांड की बात नहीं, लड़ाई है उसूलों की भाई साहब। कहने का मतलब ये है, आपने जो कहा कि फिर दूसरी बात है, आपने ये कहा ना, आप ये कह रहे हो छोटू राम जी की जो आप ना, छोटू राम ने, सुनो एक मिनट, छोटू राम जी ने इतना बड़ा एग्जाम्पल पेश किया कि बिरला जी हम आपका चंदा नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसी छोटू राम धाम पे जिस पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने मूवमेंट की, जिस पार्टी के खिलाफ इतनी बयानबाजी हुई, उसी खाप के नेता पत्थर, उसी पार्टी के नेता पत्थर लगा के आए, और उसी छोटू राम धाम। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि छोटू धाम की विचारधारा को कुचल दिया गया है? देखो जी, मैं तो इसलिए मैंने ये सवाल, ये सारी भूमिका बांधी क्योंकि आपने ये कहा कि भाई कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंक दी, जाटों को जाट की कोठी नहीं फूकनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ जी कि पहली बात तो कैप्टन साहब ये कहें कि भाई मैं जाट हूं, मैं बीजेपी को बाद में मानता हूँ, जाट को पहले मानता हूँ, तब तो हम ये मानेंगे भाई वो जाट जो है वो अपने आप को मानते हैं। दूसरी बात, जहां तक कोठी फूकने का सवाल है, मेरा उसमें कहना है जी कि जाट की नहीं, किसी की भी कोठी नहीं फूकनी चाहिए, मेरा उसमें ये कहना है। दूसरी बात, वो जो जाट सेवा संघ है उसकी आप शॉर्ट फॉर्म देखो, JSS, वो किससे मेल खाती है जी? RSS, जाट सेवा संघ, RSS, उस तरीके का तो इन्होंने नाम लिया है जी। तो जो आदमी जिसने जाट सेवा संघ की जो JSS बनाई है, उसकी मेंटलिटी RSS से मिल रही है, क्योंकि शब्द ही जो है वहीं से लिए गए हैं जी। अब उसमें चाहे डांडा आए, चाहे उसमें किसी को भी बुला लो, ये
वो तो खुला मंच है जी, उसमें तो जो पैसे देगा ना वो तो पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका, ठीक है ना जी। उसमें तो आप चाहे किसी को बुला लो, उसमें तो आप इवन ये जो है ना जो ये कुश्ती का जो है ये ब्रजभूषण, उसमें तो ब्रजभूषण को बुला लो, इनको पैसा चाहिए, इनके कोई सिद्धांत नहीं है। जिसने अब इनके अगर सिद्धांत होते तो फिर ये सैद्धांतिक बात करते ना, फिर ये इन छोटे झगड़ों में थोड़ा ना पड़ते भाई साहब। ये तो आपस में सिर्फ फुटबॉल इनकी जो चल रही है वो पैसे को लेकर, चंदे को लेकर चल रही है। उसमें तो जाट सेवा संघ में डांडा को क्या, आप भाई साहब ब्रजभूषण को बुला लो, इनको तो जो पैसे दे देगा, मतलब जो धन देगा वो धुन बजवाएगा, जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी, इनको तो पैसा चाहिए। अच्छा, जहां तक बात है कि भैया उसमें सेवा करेंगे, उसमें किस चीज की सेवा करेंगे जी? ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना इसमें आईएएस तैयार होंगे, इसमें जो है हम आईआईटीएन तैयार होंगे। जो आईआईटीएन आईएएस हुए हैं आज तक जाट कम्युनिटी के, उन्होंने जाट कम्युनिटी का कितना भला कर दिया? ये अच्छा सवाल है। ठीक है भाई साहब, जो इसके अंदर आईआईटीएन आईएएस तैयार होंगे, उन्होंने जाट कम्युनिटी का कितना भला कर दिया? एक आदमी है भाई साहब, उसका नाम मैं भूल गया, वो आदमी जो है वो गया हिमाचल के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसने 1 साल तक पढ़ाया भी उन बच्चों को। वो बढ़िया है, लाला जी है, शायद नाम मेरे को ध्यान में नहीं उसका, आईआईटीएन है वो। 1 साल तक उसने बच्चों को पढ़ाया। 1 साल के बाद गांव की बूढ़ी औरतें हाथ जोड़ के खड़ी होगी। उन्होंने कहा भाई तू हमारा गांव छोड़ दे, क्यों हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है? उसने कहा जी कैसे, मैं बच्चों को कैसे बिगाड़ रहा हूँ? बोले भाई जिसको तू पढ़ाता है ना वो बच्चा शहर में चला जाता है और वो कभी गाँव में नहीं आता, तो तेरे पढ़ाई हुए बच्चे हमारे गाँव के क्या काम आए? भाई तूने तो बच्चे पढ़ा दिए, वो आईएएस बन गए, वो आईआईटीएन भी बन गए, लेकिन वो गांव की तरफ तो मुड़ के नहीं देखा ना उन्होंने। और वो पतलून में पैंट में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, हमको हीन समझते हैं, हमको इन्फीरियर समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यशपाल मलिक जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी हम आईआईटीएन तैयार करेंगे, फलाना ढिमका हम तैयार करेंगे। जो आईआईटीएन है उनने पूरे पढ़ दिए। आपको मैं एक चीज बताऊं जी, 1900 हम किसान तैयार करें नहीं, 1916 में जाट गजट शुरू किया सर छोटू राम ने। 1945 आज तक किसी आईआईटीएन ने, किसी आईएएस ने उनके जाट गजट को संभाल के रखा? किसी ने संभाल के रखा? छोटू राम जी ने भी तो क्यों शुरू किए फिर जाट स्कूल? देखो जी उन्होंने तो किए। जो साधु का स्वभाव जो होगा वो तो संतताओं का ही स्वभाव होगा, बिच्छू का स्वभाव डसने का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जो पूछा ना भी किसान तैयार करें, हम नहीं, हम जो सर छोटू राम की एक्चुअल आइडियोलॉजी थी कि भाई दुश्मन को पहचानना सीखो। उन्होंने भी तो स्कूल कॉलेज ही खोले थे ना छोटू राम जी ने। तो शिक्षा तो जरूरी है ना, शिक्षा जरूरी को इस तरीके से नहीं कर सकते ना डिफाइन जिस तरीके से आप नहीं भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी हमारी बुनियाद है जाट संस्था, उसको तो आप ठीक कर नहीं रहे भाई। जाट संस्था की, हाँ ये ठीक, जो जाट संस्था जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास जाट संस्था है तो नया करने की जरूरत क्या है? करने की उसी में अलग से कोर्स शुरू कर लो आप और उसका उत्थान कर लो। उसका उत्थान करो, आपको चंदा देना हो वहां दो, उसकी बिल्डिंग जाट संस्था की जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें लोगों ने उस टाइम 500 रुपए दिए थे, उनके नाम के पत्थर लगे थे। वो महारानी किशोरी के जो वो था ना, क्या नाम है, कैंटीन, उसके अंदर वो पत्थर जो है उनके सील बट्टे बनाए जा रहे थे। मैं गया, मैंने 80 पत्थरों के जो है फोटो खिंचवाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने योगदान दिया था उस टाइम जाट स्कूल को बनवाने के लिए, उनके पत्थर जो है वो महारानी किशोरी के कैंटीन के अंदर सिलबट्टे बना रहे हैं। उनका छोटू राम का पत्थर तो टूटा हुआ था। जो चौधरी कॉलेज की बात है, पुराना जाट स्कूल रोहतक वाला, और उसमें चौधरी लालचंद और सर छोटू राम जी ने कट्ठा पत्थर दिया था। वो कट्ठे 500 रुपए दिए, मतलब रुपए दिए थे, 500 रुपए से ज्यादा उनका कट्ठा पत्थर था। वो पत्थर टूटा हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको एजुकेशन की इतनी ही चिंता है जाट कम्युनिटी के, तो जो बुनियाद हमारी है जाट संस्था, उसको तो आप मजबूत कर नहीं रहे। आप केवल पैसा खाने का एक ड्रामा बनाने के लिए, एक भोली कौम को पागल बनाने के लिए आप एक दूसरी संस्था खड़ी कर रहे हो। अच्छा चलो, आप दूसरी संस्था खड़ी कर रहे हो तो असली एजुकेशन दो ना, जो सर छोटू राम जी कहते थे भाई दुश्मन को पहचानना सीखो। और दुश्मन को पहचानना तो जाट कम्युनिटी जानती नहीं। हम तो अपने ही भाइयों को दुश्मन मान रहे हैं और दुश्मन को हम अपने पाले में लिए बैठे हैं। तो जो अगर इसको हम थोड़ा उल्टा कर दें, क्योंकि आज के जमाने हम यूं कह दें कि हम दुश्मन की बजाय अपना दोस्त पहचान लें, तो ये ठीक नहीं रहेगा क्या? नहीं, दोनों चीजें हैं भाई साहब, दुश्मन भी पहचानो। और अभी जो दुश्मन है आज के दिन, वो प्रिंसिपल पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन इंडियन सोसाइटी की है, आरएसएस आइडियोलॉजी। ठीक है जी, उस आरएसएस आइडियोलॉजी की जो गोद में जाके बैठेगा वो जाट का सगा नहीं हो सकता। चाहे उसके अंदर मैं बैठ जाऊं, चाहे उसके अंदर आप बैठ जाओ, चाहे उसके अंदर कैप्टन अभिमन्यु बैठ जाए, चाहे उसके अंदर डांडा बैठ जाए, चाहे उसके अंदर यशपाल मलिक बैठ जाए, उसके अंदर जो भी आरएसएस की वैगन में, उसकी ट्रेन में जो सवार होगा, समझ लो वो जाट का सगा नहीं है, वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। ठीक है ना जी। वो अपने स्वार्थ के लिए बेशक कुछ करता हो, लेकिन जाट का फायदा वो नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन के पाले में रह के कभी भी आप जो है अपनी कम्युनिटी का फायदा नहीं कर सकते। उनकी अपनी कमजोरियां हैं। हाँ, वो ये कह दे जी हमारी कमजोरियां हैं,
हमारे स्वार्थ हैं, हम जो है बीजेपी में हैं, ठीक है ना जी। लेकिन जाट का बीज अगर होगा उसके अंदर आइडियोलॉजिकली, तो वो बीजेपी के पाड़े में कैसे खड़ा हो जाएगा जी। जो बीजेपी किसान मूवमेंट के अंदर किसानों पे लाठियां चलवा रही है, जो बीजेपी हमारी जो बहनें हैं दिल्ली के अंदर उनका अपमान कर रही है, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ब्रिजभूषण, उनके ऊपर कुछ कर नहीं रही, जिन्होंने वो टैनी जो है जिसने सिखों को वहां किसानों को मार दिया, उसके बेटे ने अपनी गाड़ी से। आप एक बात बताओ ना, इस तरह कोई भी मूवमेंट शुरू होती है और इस मूवमेंट में से जब 2-4 नेता निकलते हैं, वो या तो एमएलए बन जाते हैं या एमपी बन जाते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं उस मूवमेंट को, उन उद्देश्यों को, उन बातों को, फिर जनता कैसे भरोसा करेगी। अब जो पहलवानों वाली मूवमेंट थी उसका क्या रिजल्ट निकला? देखो जी भाई, अमृतपाल सिंह भूल गए किसान, जो सिख कौम की जो मुद्दे हैं उनको भूल गए। चलो हम उनके बारे में ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, वो नहीं भूले। अगर वो भूल जाते तो वो जेल से बाहर हो जाते अब तक, ठीक है। अगर वो समझौता करते तो उनको तुरंत बाहर। आप जुलाना की विजिट कराओ एक बार, आपको मालूम चल जाएगा। आप जुलाना विधानसभा की आप खुद विजिट कराओ एक बार, वैसे ही वो मालूम चल जाएगा। मतलब ये हकीकत है। वो बात आपकी ठीक है। ये वहां जुड़ के आप जो कह रहे हो ना, भाई तू हमारे गांव को छोड़ दे, यहाँ से डीसी एसपी बन के बाहर चले जाते हैं, IIT वो हमारे गांव को ही भूल जाते हैं। वो कमी आपकी बात ठीक है, वो उस बात से मैं सहमत हूँ। तो वो हमारी कौम की कमजोरी है, ठीक है ना जी, कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कि ये मीटर लगा के देख ले कि यार ये बंदा तो नहीं। भाई साहब वो ट्रेनिंग है ना हमारे पास, वो ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। वो ट्रेनिंग जो है किस वजह से ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग कल्चरल जो सिस्टम है ना हमारी कम्युनिटी में वो नहीं है। कैसे नहीं है कि मान लो मेरे फादर ने, मैंने वोट दी मान लो भाई साहब चौटाला साहब को, मेरे फादर ने मान लो वोट दी भूपेंद्र हुड्डा को, मेरे दादाजी ने वोट दी चौधरी देवीलाल को, मेरे परदादा ने वोट दी मान लो चौधरी सर छोटू राम को, यूनियनिस्ट पार्टी को। तो अब मेरा जो परदादा है वो अपने बच्चे को कहेगा भाई मैंने तो यूनियनिस्ट पार्टी को वोट दी है, मेरा दादा ये कहेगा कि मैंने जो है चौधरी देवीलाल को दी है, मेरे फादर कहेंगे भाई मैंने जो है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को दी है, मैं कहूंगा जी मैंने चौटाला साहब को दी है। तो हम कौन सी फैमिली की हिस्ट्री को अपने बच्चे को गर्व के साथ पढ़ाएंगे? लेकिन अगर हम धर्म से जुड़े हुए हों कि मान लो हम ये बताएं भाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जो है कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, गुरु नानक देव जी का ये है, और हमारे बुजुर्गों ने गुरु नानक देव जी की उस सिख मूवमेंट के साथ जुड़ के लड़ाइयां लड़ी हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ हिस्ट्री जो है वो हम पूरी जनरेशन टू जनरेशन दे सकते हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है उसके पास इस तरीके की कोई हिस्टोरिकल समझ तो है ही नहीं कि जिससे हमारी कम्युनिटी एक हो सके। ये ऐसा है जी, मैं बताऊं, देखिए सब, आप चाहे सिख कौम की बात कर लो वो भी यहीं से निकली है, आप चाहे बिश्नोई पंथ की बात कर लो वो भी यहीं से निकले हैं, सारे निकले तो यहीं से है ना। ये बड़ी ही सबकी मदर है, हिंदू जो कम्युनिटी है सबकी मदर है, सब यहीं से निकले हैं। इसके अंदर से जो बच्चे निकले ना वो शाने थे, उन्होंने शानपत से काम लिया, उन्होंने अपनी चीजें तरीके से लागू कर दी। लेकिन ये माँ है, ये आज भी बोली है, ये माँ है। नहीं, माँ कौन है जी? माँ हिंदू है। देखो जी, आप गुरु नानक देव जी क्या थे? वो भी तो हिंदू जाट थे ना। देखो जी, सर छोटू राम को आप पढ़ो भाई साहब, मेरे पास तो जाट गजट है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, हिंदू जाट नहीं थे सिख? जब सिख उन्होंने पंथ शुरू किया उससे पहले वो क्या थे? वो जाट। सर छोटू राम की मैं बताता हूँ जी। सर छोटू राम की सुन लो आप, उस पर भी हम आते हैं। तो सर छोटू राम जब पहला चुनाव हार गए थे रोहतक सीट से, आपको मालूम है उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा था? जाट ही था वो। कौन सी पार्टी से था? वो पार्टी मुझे पता नहीं, कांग्रेस पार्टी से था। गुलिया खाप से था वह, और गुलिया खाप में चौधरी साहब ब्याह रखे थे खुद। 22 वोटों से आ रहे थे सर छोटू राम, 22 वोटों से पहला चुनाव वो हार गए थे। तो उस वक्त उनको हराने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। तो ये सारी चीजें हम अगर वो करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें वही मिल जाती हैं। तो उसमें ना भाई साहब 1919 में इलेक्शन सर छोटू राम ने पार्टी छोड़ दी थी कांग्रेस, 20 में इलेक्शन हुआ था ये, फिर 23 में हुआ था। पहला ही चुनाव 20 में हुआ था। पहला 20 में हुआ था, 1919 जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत। फिर 26 में हुआ, 23 में हुआ, 26 में हुआ, फिर 36 में हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के तहत। भाई साहब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, जिस टाइम अंग्रेजों ने सेंसस शुरू किया कि भाई पंजाब के अंदर हम लोग सेंसस, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। एक ही लाइन में मैं क्लियर करूंगा कि जाट उस टाइम सेंसस जब हुआ ना, तो जाटों से ये पूछा, पंजाब में ही पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा जी हम तो जाट हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम हिंदू हो मुसलमान हो? बोला हमें क्या पता जी हिंदू मुसलमान क्या होते हैं, हम तो जाट हैं। ये जो हिंदू मुसलमान की जो समझ है ना, ये कॉलोनियल पीरियड में आई है। अदरवाइज जाट जो है अपने आप को हिंदू नहीं कहता था। आज
भी जो सर छोटू राम ये कहते थे भाई जाट का हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। आपने अपनी दादी को कभी मंगलसूत्र पहने नहीं देखा, आपने अपनी दादी को कभी सिंदूर लगाए नहीं देखा, आपने अपनी दादी को कभी करवा चौथ का व्रत रखे हुए नहीं देखा जो हिंदू शहरी औरतें करती हैं। तो सर छोटू राम ये कहते थे, नहीं फुर्सत की बात नहीं है जी, फुर्सत की बात, हमारा कल्चर नहीं था। हमारी दादी सिर के ऊपर मींडी कराया करती, मतलब बालों को पूरा जूड़ा बना दिया करती। उस चीज की तो हमारी दादी ने फुर्सत थी कि उन बाड़ा ने जो है ना कति मींडी करके और जो है कई कई चोटी बना के और उसको ऊपर वो बना लिया करती यहाँ पे जूड़ा, उसकी तो फुर्सत थी। लेकिन हमारी दादी को एक तिलक लगाने की फुर्सत नहीं थी। जो आपका जो तर्क है कि भाई फुर्सत नहीं थी, फुर्सत की बात नहीं, हमारा कल्चर नहीं था भाई साहब। ये तिलक लगाना, ये जनेऊ पहनना, ये हमारा कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर था लठ उठा के चलना, मेहनत करना, खेती करनी, ये हमारा कल्चर था। ये कल्चर हमारे ऊपर थोपे गए हैं, हिंदू का कल्चर जिसको कह रहे हैं। सिख क्यों बन गए आप, हिंदू जाट से सिख क्यों बन गए? सारी बातें आली विचारधारा आपकी चली गई है वहां पर, लेकिन फिर भी 2-3 लाइनों में बता दो। देखो जी, बेसिकली तो हम सारे सिख ही सिख हैं। जितने भी हमारे जो हरियाणा के जाट हो गए, वेस्ट यूपी के जाट हैं, बेसिकली हम सिख हैं। उसकी वजह है क्योंकि देखो जी, मूछ दाढ़ी हमारे पूर्वज रखते थे। ये तो अब मूछ दाढ़ी हम लोग कटवाने लग गए। हम तो ये भी कहते थे भाई जिसकी मूछ नहीं उसका वो कुछ नहीं, ठीक है। मूछ की लड़ाई होती थी। मूछ दाढ़ी जो है वो हमारा, आप भी अपने बुजुर्गों को देखोगे, आपके मान लो पुनिया खाप के जो प्रधान रहे आपके, वो भी जो हमारे दादाजी थे, वो भी आप देखोगे ना, वो भी मूछ दाढ़ी रखते थे फुल, ठीक है ना जी। उनका फोटो भी आप दिखाएंगे तो उनके फोटो में भी ऐसा लगेगा जैसे वो सिख ही हैं। अच्छा, फिर पगड़ी जो है, पगड़ी केवल सिक्खी से ही रिलेट नहीं करती, पगड़ी हमारा कल्चर है, पूरी किसान कम्युनिटी का। यहाँ यानी अफ्रीका तक आप चले जाओ, बिल्कुल कल्चर है, ठीक है ना जी। अफ्रीका तक चले जाओ, पगड़ी से 1 फुट तो हाइट बढ़ जाती है। अब आपका ये जो तुर्रा है जो है ना, इससे आपकी 1 फुट तो हाइट बढ़ गई पुनिया साहब, और आपका 1000 फुट जो है वो किरदार बढ़ गया। तो ये केवल सिक्खी का मसला नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो पगड़ी को अनिवार्य कर दिया, केश को अनिवार्य कर दिया। अब केश जब अनिवार्य होगा ना तो पगड़ी भी अनिवार्य हो जाएगी। अगर जो केश है वो पगड़ी को बचा रहा है, केश जो है वो हमारे कल्चर को बचा रहा है। तो जेल में जाने के बाद ये मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने ये विचार किया कि भाई हमारी जो असल जो हमारा धर्म है ना वो कौन सा है, हमारा जो असल धर्म है। फिर मेरे को समझ में आया कि राम मंदिर की तरफ आप जाओगे ना, वहां आपकी इज्जत नहीं होगी। आप जो है और अयोध्या की तरफ जाओगे, वहां आपकी इज्जत नहीं होगी, आप चले जाओ। लेकिन अगर आप विनेश जो है वो राम मंदिर की तरफ जाती, उसकी क्या इज्जत होती। वो स्वर्ण मंदिर वहां दरबार साहब में हमने उसको सम्मानित करवाया, सिख कौम ने सम्मानित किया जी उसको। आप जो है उसको कृपान भेंट की सोने की, उसको मेडल सोने का भेंट किया, सरोपा भेंट किया। तो हमारा जो असल कल्चर है, जहां हमारी रिस्पेक्ट है, वो तो सिख कल्चर है। मूछ दाढ़ी हमारे पूर्वज रखते थे, पगड़ी हमारे पूर्वज बांधते थे, हथियार हमारे पूर्वज रखते थे। ये असल सनातन धर्म है जो हमारा सिख धर्म है। तो इस वजह से जेल के अंदर मेरे को ये हुआ, मैं कहा यार हमारे अपना असल सनातन धर्म जो है, जो असल हमारा धर्म है, जो सनातन से चला आ रहा है, आज सच जुगाड़ सच जो है, वो हमारा सिख धर्म है। तो मगर जितना हम लोग हिंदू रहेंगे उतना हम आरएसएस की, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में शामिल होते रहेंगे। तो इसलिए हमको जो है अपने असल धर्म की तरफ मुड़ना चाहिए। तो वहां मैंने अरदास की गुरु नानक देव जी को कि हे गुरु नानक देव जी, मेरे को समझ में आ गया मेरा असल धर्म क्या है। मैंने भाई साहब अरदास की, मेरी जमानत होगी, जमानत होगी। तो मैंने वहां तो ये कसम खाई थी, मगा जी आप पानी केश कत्ल कराएंगे जिंदगी में। तो वहां मेरे को शांति भी मिली भाई साहब। सिक्खी जो है ना वो वास्तव में शांति का धर्म है। अच्छा, फिर सिख जो है वो इंस्टीट्यूशंस चलाना जानते हैं। आज किसान मूवमेंट जो सफल हुआ है उसके बैकबोन में सिक्खी काम कर रही थी। अगर हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करें तो हमारी जो कौम है ना, हम तो 2 मिनट में खेल खेल जाते हैं भाई साहब, हम तो 2 दिन में तोड़ कर देंगे। हिसार वाले जब मैं जाया करता, हिसार के अंदर मूवमेंट जब चलती थी जाट रिजर्वेशन, वो क्या करते, बोले यार तुम रोहतक वाले जो है ना, बोले 8 साल हो गए जो है ना, तुम उरे न चक्कर काटे जाओ, तुम भी तो रोहतक में कुछ करके दिखाओ। मगा जी पूरे हरियाणा का 8 साल और रोहतक का 8 दिन बराबर हो जाएंगे जिस दिन रोहतक उठ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना जी, हमारी कम्युनिटी के अंदर पेशेंस की कमी है। हमारी कम्युनिटी के अंदर मतलब जो हमें संस्कार मिले हैं उसमें पेशेंस की कमी है। अगर हम सिक्खी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस आ जाएगी, क्योंकि सिक्खी में अब लंगर की जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशंस गुरु महाराज जियों ने बनाए हैं, हमारी कम्युनिटी के जो वहाँ इवोल्यूशन हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उसमें सबर जो है, हलीमी हमारी खून में आ जाती है। तो मैं तो सिक्खी में आ गया जी, मेरे को तो बड़ा जो है इसमें अच्छा महसूस हुआ। और मैं तो पूरी जाट कम्युनिटी को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी जो है इस सिक्खी में आओ। आप बहुत मजबूत धर्म है, इसके अंदर कोई दुविधा नहीं है। सिख कम्युनिटी के अंदर जैसे एक लड़की जो ये कंगना रनौत को थप्पड़ मारा जी, एक हमारी सिख बहन ने जो है जब वो
उसके ऊपर से आ रही थी, एयरपोर्ट के ऊपर। पूरी सिख कम्युनिटी में एक भी सिख ने ये नहीं कहा इसको गलत थप्पड़ मारा। सारी सिख कम्युनिटी उस बहन के समर्थन में खड़ी होगी, भाई तूने इस गद्दार को, इस कंगना रनौत को ठीक थप्पड़ मारा है, क्योंकि ये किसान कम्युनिटी के खिलाफ रही है। एक भी सिंगल सिख भी उस लड़की, अच्छा अगर हमारी वो जाट होती ना, हमारी बहन माना हिंदू होती, जाट तो हम सारे ही हैं, महाराजा रंजीत सिंह भी जाट थे, लेकिन अगर वो हिंदू होती तो आधे जाट ये कहते हैं हमारे गांव में कि भाई बेल्ट की नौकरी थी, इसने नहीं थप्पड़ मारना चाहिए था। मतलब सिक्खी के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। और अगर जाट कौम भी अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहती है तो वो उसमें कुछ नहीं लगना। मूछ दाढ़ी, ओशो से पूछा ना एक वाइस चांसलर ने उसके कि भाई तूने ये मूछ दाढ़ी क्यों काट रखी है? उसने कहा जी आपने ओशो से पूछा, उसकी दाढ़ी थी ओशो की, भाई तूने ये मूछ दाढ़ी क्यों रखी हुई है? उसने कहा जी आपने काट क्यों रखी है? ये कोई मेरे को ये कहे भाई तू ये उंगली क्या रख रहा है, ये तो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है जी। तो इसलिए मेरे को वहां जेल में समझ में आया, और मैं फिर जो हमारा असल धर्म था, अब आप देख लो आपके जो बुजुर्ग हैं उनके नाम के पीछे सिंह मिलेगा, आपके दादा परदादा परिवार सिंह है। अब मेरे फादर का सुबेर सिंह, मेरे दादा का इंदर सिंह, मेरे नाना जी का चौधरी रिसाल सिंह, मेरी माँ मदर का नाम जो है ना वो राजकौर, मेरी दादी का नाम रामकौर। पूरे परिवार में एक भी कौर और सिंह, तो वो जो मुहिम थी ना कौर की और सिंह की और कड़े की, वो हमारी कम्युनिटी में आ रही थी धीरे 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 धीरे, लेकिन उसको तारपीडो कर दिया गुजरात से आके मूल शंकर तिवारी उर्फ महर्षि दयानंद सरस्वती ने। उसके बहकावे में हमारी कौम आ गई, क्योंकि उसने चढ़ा दिए जाट कि तुम तो क्षत्रिय हो, आर्य क्षत्रिय हो, फलाना हो, ढिमके हो, ठीक है ना जी। जाट कौम उसके बहकावे में आ गई। अब आप दयानंद को देखोगे ना, क्लीन शेव्ड है, और ना तो मूछ रखता, ना दाढ़ी रखता, ना सिर के ऊपर उसके केश है। अब जिसको आदमी अपना लीडर मान लेगा ना, फिर कोशिश करेगा वैसा ही स्वरूप धारण करने की। आपने देखा होगा बहुत सारे कम्युनिस्ट जो है ना वो भी मूछ दाढ़ी रख लेते हैं, क्योंकि इनका जो गुरु था कार्ल मार्क्स वो भी मूछ दाढ़ी रखता था। तो गुरु का प्रभाव, ओशो के चेले हैं वो भी मूछ दाढ़ी रख लेते हैं, क्योंकि ओशो भी मूछ दाढ़ी रखे हुए था। तो जो दयानंद था वो तो क्लीन शेव्ड था। अब उसके चक्कर में आके हमारी कम्युनिटी के जो भजनी आया करते आ रहे समाज के, वो मूछ दाढ़ी उनकी थी नहीं। तो धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी में भी ये क्लीन शेव्ड की परंपरा आनी शुरू होगी। अदरवाइज अगर दयानंद नहीं होता तो कौर भी आगे थे जी, सिंह भी आगे थे, कड़ा भी आ गया था। और कड़े को तो बाद में जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो उसके अंदर जो टीचर थे ना, उन टीचरों ने क्योंकि वो आर्य समाजी मेंटलिटी के थे, उन्होंने बदनाम करना शुरू किया, भाई कड़ा कदे कोई दूसरे का मारना दे, तो कड़े भी उतरवाए। स्कूल में कड़े उतरवा लिया करते, आज भी उतरवा लेते हैं। अदरवाइज तो जी हमारा तो जो मूल धर्म है ना वो सिख धर्म है। सिख धर्म के अंदर आकर ही हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी, और सिख धर्म के अंदर आगे हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी। देखो धन्ना भगत जी की बाणी जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। आप काशी में चले जाओ, आप कौन सा हिंदू ग्रंथ है जिसके अंदर धन्ना भगत की बाणी दर्ज हो? भाई गीता में, किसी चारों वेद में, किसी में मतलब कि धन्ना भगत की बाणी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में धन्ना भगत जी की बाणी दर्ज है। और जहां धुआं कला में उनका जन्म हुआ था, टोंक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक भव्य गुरुद्वारा सिखों ने बनवा रखा है। उनकी बाणी को संरक्षित कर रखा है। हम तो सर छोटू राम की बाणी को नहीं संरक्षित कर पाए जो 1916 में हुए, और सिखों ने, गुरु नानक देव जी ने आज से 500-600 साल पहले जो धन्ना भगत जी हुए उनकी बाणी को संरक्षित कर दिया। तो ये हमारा कल्चर है पगड़ी, आप दाढ़ी और रखनी शुरू कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलो, आपका सुझाव सिर माथे। थैंक यू साथियों, ये थे हमारे साथ मनोज दुहन जी, और मनोज भाई ने सारी बातें बड़ी तसल्ली से रखी हैं, और ये उस मूवमेंट के 2016 का जो जाट आरक्षण था उसके भुगत भोगी हैं। 4 साल ये जेल में बिता कर आए हैं, और अभी भी इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और इन्होंने सारी बातें बताई हैं। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।